हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और हाजिर हूं शाम तक के तमाम खबरों के अपडेट्स के साथ हमारे इस खास इंटरेक्शन प्रोग्राम फेसबुक लाइव के इंटरेक्शन में। तो आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपको बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी खबरों से अपडेट कराने जा रहे हैं। एक तो गोंडा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा था और वहां पर उन्होंने मंडलीय समीक्षा की है। उसमें उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इस वक्त लगातार विकास योजनाओं को गति देने में लगी हुई है। उन्होंने तमाम अधिकारियों के साथ वहां बैठक की। इसके अलावा जो प्रमुख एक मामला जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, और इसके अलावा जो फसलें होती हैं, जो ओलावृष्टि या बारिश की वजह से आज नुकसान हो रहा है, और उसको लेकर जो गृह मुख्य सचिव हैं यूपी के, उन्होंने एक बैठक की है। इस बैठक में खास निर्देश दिए गए हैं तमाम विभागों को और साथ में तमाम डीएम को भी, सभी जिलाधिकारियों को, कि वह अपने अपने क्षेत्र में जो नुकसान हुआ है बारिश और ओलावृष्टि की वजह से उसका आकलन करें, रिपोर्ट भेजें। और इसके साथ ही एक निर्देश ये भी जारी हुआ है कि यदि किसानों की फसलों को 33% से अधिक का नुकसान होगा, उसी सूरत में उन्हें मुआवजा मिल पाएगा। तो इस बैठक के बाद से किस तरह के जो है वो बातें सामने आती हैं और उसके पॉइंटर्स क्या होंगे वो हम आपको बताएंगे लगातार। लेकिन सबके बीच में हम सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जिस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई, उसको लेकर हम आपको बहुत सारा अपडेट देने जा रहे हैं। तो उमेश पाल हत्याकांड में सबसे जो प्रमुख आज की खबर वो है कि अब योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जो अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलता है वो प्रयागराज में चल रहा है। और इसी कड़ी में बीते कल मोहम्मद जो अतीक का गुर्गा था, मोहम्मद गुलाम, उसके आवास को तोड़ा गया है क्योंकि उसका जो मकान बना था वो अवैध था, यानी कि उसका नक्शा पास नहीं कराया गया था। साथ ही कई मामलों में ये भी देखा जाता है कि जो ये दबंग होते हैं, जो ये माफिया होते हैं, ये जमीनों पर कब्जा करते हैं। जमीन पर कब्जा कैसे करते हैं? एक तो जोर जबरदस्ती से अपने नाम से जमीन वो करवा लेते हैं। उनके पास जाहिर सी बात है असला होता है, उनके पास वो ताकत होती है, वो पावर होता है कि जिसकी वजह से वो ये काम कर ले जाते हैं। तो ऐसे में योगी सरकार की ओर से ये साफ कहा गया है कि जितनी भी अवैध संपत्तियां हैं वो ढा दी जाएंगी। यश राजन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका यश जी। और वो कहते हैं चल दफा हो जाए। देखिए यश राजन जी, अगर आपके पास आपका मोबाइल है तो आप बाहर हो जाएं, लेकिन हम तो चाहते हैं कि हमारे दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। कि इंटरेक्शन प्रोग्राम हमारा ये, उसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो दर्शक जानना चाहते, देखना चाहते हैं प्राइम न्यूज के साथ, उनका एक संबंध कायम हो। आप सवाल पूछें, आपके सवालों का जवाब हम दे पाए तो वो दे पाएंगे। अगर आपकी कोई समस्या है तो वो हम जब हम सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हैं, जब हम सरकार के कोई मंत्री या किसी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, तो उनसे भी हम बातचीत कर पाते हैं। और रही बात, ठीक है, कोई बात नहीं, दर्शक 3 ही हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो प्रयास है वो तो लगातार जारी रहेगा ना यश भाई। हम तो कोशिश हमारी यही है कि देखिए, जब बुलेटिन हम पढ़ रहे होते हैं, तो बुलेटिन जब पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त होता यह है कि हम सिर्फ अपनी बातों को आपके सामने पहुंचा पाते हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स हम तक खबर पहुंचाते हैं उसको हम पहुंचा पाते हैं। लेकिन होता यह है कि उस दौरान तो आप लोगों से हमारा इंटरेक्शन हो नहीं पाता। जैसे अभी आप हमारे साथ, ठीक है कि आप हो सकता है मुझे पसंद ना करें, हो सकता है आपको प्राइम न्यूज पसंद ना आए, लेकिन जो हमारा एक कर्तव्य, हमारी जो ड्यूटी है, वो तो हम यही मानते हैं कि हम अपने दर्शकों के साथ लगातार जुड़े रहें। हमारा जो कम्युनिकेशन एक तरफा ना हो, बल्कि 2 वे कम्युनिकेशन हो, जिसमें हम भी अपनी बात रखें और आप भी अपनी बात हम तक रख सकें। तो ये हमारी कोशिश है। ठीक है, लोग देखें ना देखें कोई बात नहीं, लेकिन हमारा ये कर्तव्य है, वो हम करते रहेंगे। और आप यश जी चाहे मुझे कुछ भी लिखें, मुझे इसके फर्क नहीं पड़ता, आप हमारे दर्शक हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, जाहिर सी बात है। और ये हमारी कोशिश यही रही है कि देखिए, टीवी पर हम आ जाते हैं, लेकिन हमारे दर्शक हमें कितना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं, ये हमें पता नहीं चल पाता है। या क्या हमारे दर्शक जो है, नहीं, बुरा बिल्कुल नहीं मान रहा हूं, क्योंकि देखिए आलोचना बहुत जरूरी चीज होती है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि बहुत ही कम लोग देख रहे हैं, सिर्फ इस वक्त 2 या 3 लोग देख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमें इससे ऊर्जा में कमी महसूस होती है। कई बार हम भी जो है निराश हो जाते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन लोग हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं। लेकिन ये प्रयास हमारा तो जारी ही रहेगा और एक दिन आएगा जब आप सब हमारे साथ जुड़ेंगे, आप हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगे। हो सकता है मैं बड़ा चेहरा ना हूं, बहुत जाना माना मैं कोई एंकर ना हूं, लेकिन
जो चीज़ें बड़े एंकर बताएंगे वो चीज़ें तो हमारे पास भी होती है, हर कंटेंट तो हम बताते हैं और पूरी कोशिश हमारे नहीं, मैं बिल्कुल दिल से सैल्यूट आपका भाई साहब कि आप मुझे सुन रहे हैं। इस बात की मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़े और हम तो चाहेंगे कि जब हम ये इंटरेक्शन कर रहे हो आपके साथ तो आप जो है वो उन बातों को आप शेयर भी किया कीजिए, हमारी इस बातचीत को जो इंटरेक्शन है, ताकि बाकी लोगों को भी थोड़ा सा प्रेरणा मिले। क्योंकि देखिए टीवी आप देखते हैं तो यही चीज़ हमारा है कि टीवी आप देखते हैं लेकिन हमारे बीच बातचीत कितनी होती है, आप क्या देखना चाहते हैं। आप भाई तुम ना हो तो देश के बारे में कौन बताएगा। अब हो सकता है मुझे ये व्यंग आपका लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आप दर्शक हैं, आपके हर एक जो चीज़ है वो हमारे सर माथे पर, आप जैसा हमें सलूक हमारे साथ करें, हमें वो सब कुछ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आलोचना बहुत ज़रूरी होती है। खैर, हम आपको उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी जो है जानकारी वो पहुंचा रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में जो बड़ा अपडेट ये आया है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है, उसी कड़ी में प्रयागराज में जो पीडीए है यानी कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका बुलडोजर चलने वाला था गुड्डू मुस्लिम के आवास पर भी। लेकिन फिलहाल उसके आवास पर, उसके घर पर एक नोटिस चिपकाया गया और 25 मार्च की तारीख तय की गई है। उसमें कहा गया है कि यदि गुड्डू मुस्लिम 25 तारीख तक अपने नक्शा जो है उसके घर का अगर वो पास है तो उससे संबंधित दस्तावेज अगर जमा नहीं करेगा तो उसके बाद फिर कार्रवाई आगे होगी। तो नोटिस चिपकाया गया और गुड्डू मुस्लिम कौन है तमाम लोगों को पता है। कैसे जब वो जो फुटेज आया था जिसमें उमेश पाल की हत्या की गई तो उसमें कैसे अपने झोले में लेकर वो लगातार बमबाजी कर रहा था, वही गुड्डू मुस्लिम जो फरार इस वक्त चल रहा। हालांकि एसटीएफ की ओर से लगातार कार्रवाइयां चल रही है, बहुत सारे साक्ष्य मिल गए हैं, बहुत सारे सबूत पुलिस ने इकट्ठा कर लिए, लेकिन सुराग नहीं मिल पा रहा कि आखिर वो बाकी लोग, तमाम लोग हैं कहाँ, जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी वो हैं कहाँ। तमाम सभी लोगों को पता है कि कैसे उसमें जो अतीक अहमद का बेटा है असद, वो उसमें नजर आ रहा है, उसके तमाम सहयोगी नजर आ रहे हैं, गुड्डू मुस्लिम नजर आ रहा है, और लेकिन बावजूद पुलिस के हाथ खाली अभी तक है। तो ऐसे में पुलिस ने इनामी राशि बढ़ाई। इसके साथ साथ पुलिस की ओर से शाइस्ता परवीन को लेकर पोस्टर जारी करने की बात की गई, इनामी राशि उसके ऊपर भी बढ़ाई गई। इनामी राशि अब असद समेत जो उसके 5 सहकर्मी हैं उन पर 5-5 लाख तक का कर दिया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। खैर, तो इसमें हुआ ये कि गुड्डू मुस्लिम पर शिकंजा कसा जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से आज जो लल्ला गद्दी है उसने सरेंडर किया है, वो भी अतीक का गुर्गा था क्योंकि उससे भी इस बात को लेकर चिंता थी, डर था, क्योंकि वो भी उस लिस्ट में था। दरअसल पीडीए यानी कि प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 20 ऐसे मकानों की सूची बनाई है, 20 ऐसे मकानों को चिन्हित किया है जो कहीं ना कहीं से अतीक के गुर्गों से जुड़े हुए हैं। और ये जो मकान है ये दबंगई में दूसरे की जमीनों पर कब्जा करके बनाए गए हैं या फिर बिना नक्शा पारित कराए हुए बनाए गए, यानी कि पीडीए से नक्शा भी पारित नहीं कराया गया है और वो मकान बना लिया गया सिर्फ अपने दबंगई के आधार पर, अपने उस पावर के आधार पर जिसको लेकर वो लगातार अब तक संरक्षण वो प्राप्त कर रहे थे। लेकिन अब ये कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में पीडीए की ओर से कल से यानी कि 20 मार्च से ये कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें कई आने वाले दिनों में तो जो तमाम जो गुर्गे या फिर जो इस हत्याकांड में शामिल जो आरोपी हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई चल रही है। तो इसी में 15-16 जो धाराएं हैं लगाई गई गुड्डू मुस्लिम पर और उसी के तहत ये कार्रवाई भी हो रही है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ठीक है, अभी हम आपके आवास को नहीं तोड़ते हैं, लेकिन आर्थिक दंड जरूर पीडीए ने लगाया है। पीडीए ने कहा है कि जब तक वो अपना नक्शा या बाकी दस्तावेज जमा नहीं करता है, जब तक ये साबित नहीं करता कि उसका जो आवास है वो अवैध तरीके से निर्मित नहीं, अवैध तरीके से नहीं बनाया गया है, तब तक उस पर जुर्माना लगेगा। 25 तारीख की डेट तो है, लेकिन अगर उसके बाद अगर वो उसके बाद भी सामने नहीं आता है तो एक फिर निश्चित समय तक उस पर 50,000 रुपए का दंड लगाया जाएगा और साथ ही साथ प्रतिदिन के हिसाब से जब तक वो नहीं पहुंचता, जब तक वो पेश नहीं हो पाता है पीडीए के पास में यानी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास में, तब तक हर दिन 2500 रुपए का अर्थदंड लगता रहेगा। यानी 50,000 एकमुश्त उसे देना पड़ेगा, ये फाइन होगा, और 2500 प्रतिदिन के हिसाब से जब तक कि वो उन दस्तावेजों को और नक्शा को वो जब तक जमा नहीं कर देता है। तो आप देखिए, उमेश पाल हत्याकांड में एक प्रमुख जो आरोपी है वो गुड्डू मुस्लिम माना जाता है। गुड्डू मुस्लिम से पहले आज सुबह की बात करें तो लल्ला गद्दी के आवास पर भी बुलडोजर जाने वाला था, लेकिन उसने डर के मारे उसने सरेंडर कर दिया और कहा कि मेरे पास जो भी जानकारी होगी अतीक अहमद से जुड़ी हुई या अतीक इस हत्याकांड से जुड़ी, वो सारी जानकारियां मैं दूंगा। इस बीच में प्रयागराज में ही एसटीएफ ने छापेमारी की और एक सोनू नाम के शख्स को पकड़ा है। सोनू के पास से बहुत सारे जो पिस्टल है वो बरामद हुए हैं और पुलिस का मानना ये है कि इन्हीं पिस्टल्स का इस्तेमाल उमेश पाल की हत्या को अंजाम देने के लिए किया गया होगा। तो उन पिस्टल्स की जांच हो रही है। खास बात ये सामने आ रही है
कि ये जो सोनू है वो अतीक, उसके पिता भी अतीक के लिए काम करते थे, उसके दादा भी अतीक के लिए काम करते थे, यानी कि वो हथियार सप्लाई का जो काम है अतीक के लिए वो लगातार करते रहा और खानदानी कहीं ना कहीं वो सहयोगी माना जा रहा है। और माना यह भी जा रहा है कि वो असद का बहुत ही करीबी दोस्त है और असद के करीबी दोस्त होने के नाते उसे इस बात की जानकारी होगी कि असद कहां कहां जाता था, उसे क्या पसंद था या वो क्या करना चाहता था, किन लोगों के साथ उसका संपर्क था। तो उससे फिलहाल जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही है और बहुत सारी जानकारियां मिलने का जो है वो भी इस वक्त सूत्रों के द्वारा जानकारी मिल रही है कि उसने बहुत सारी जानकारियां साझा भी की हैं। तो अब सोनू के गिरफ्तारी के बाद से पुलिस इसे एक बड़ी कामयाबी मान रही है और उसके जरिए असद तक हो सकता है कि पुलिस पहुंच जाए। तो एक बड़ी कामयाबी है ये। तो उमेश पाल हत्याकांड में इधर एक और मामला उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये आया कि एमपी एमएलए कोर्ट में जो उमेश पाल का अपहरण हुआ था 2006 में, उस मामले को लेकर भी सुनवाई चल रही है, जिसमें शाइस्ता के पक्ष से जो वकीलों ने अपनी दलील रखने के लिए और अपनी ओर से अपने पक्ष रखने के लिए थोड़ा वक्त की मांग की है। हालांकि सरकारी पक्ष के वकीलों ने उनके इस मांग को लेकर का विरोध किया और दलील पेश की कि शाइस्ता परवीन इनामी हैं और साथ ही साथ इस पूरे हत्याकांड में कहीं ना कहीं उनकी भूमिका भी जो है वो देखी जा रही है। शाइस्ता परवीन इस हत्याकांड से ठीक एक सप्ताह पहले बल्लू पंडित के यहाँ गई थी, बली पंडित के यहाँ, और उस दौरान उसके साथ बहुत सारे जो उसके अतीक के गुर्गे थे वो भी उस वक्त मौजूद थे उसके साथ में। तो ऐसे में शाइस्ता परवीन का पोस्टर जारी करने की बात हो रही थी। इसी बीच में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। तो एमपी एमएलए कोर्ट में जब शाइस्ता परवीन के वकीलों ने मांग की कि एक हफ्ते का कम से कम हमें थोड़ी मोहलत मिले, तो अदालत ने फिलहाल एक हफ्ते की मोहलत दी है और कहा है कि न्याय पाने जो है वो सबका अधिकार है और अगर शाइस्ता परवीन निर्दोष हुई तो फिर ये न्यायपालिका, और उसके बावजूद अगर हम उसे दोषी करार देते हैं, उसके खिलाफ कोई सबूत ना हो, तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर एक दाग की तरह होगा। तो सरकारी पक्ष के वकीलों ने भले ही उसका विरोध किया और अपनी तरफ से दलीलें पेश की, लेकिन कोर्ट ने उन्हें भी नहीं माना और शाइस्ता परवीन के वकीलों को एक सप्ताह का वक्त दिया। एक सप्ताह में वो लोग जो हैं वो रिपोर्ट तैयार करेंगे और बहुत सारे जो दस्तावेज हैं वो तैयार करके अदालत में जमा करेंगे। यही तो बताओ यश भाई, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इससे पहले हुआ ये था कि अतीक अहमद जो सुनवाई उसकी हुई थी अदालत में, उसमें भी अगली तारीख लग गई है, वो 24 तारीख की है। उस दिन सुनवाई होगी जिसमें अतीक अहमद ने साफ इनकार किया है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश होना चाहता है। वो एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने के लिए प्रयागराज नहीं जाएगा क्योंकि उसे इस बात की जानकारी मिल रही थी और सूत्रों के हवाले से ये कि यूपी पुलिस जो वाहन है, मतलब चौपहिया वाहन कोई है, उसके जरिए वो अहमदाबाद से लाने की तैयारी में थी। और बीते दिनों में कई एक मौकों पर हमने देखा भी है। अब वो दुर्घटनाएं जो हुई हैं जिसमें कुछ एक जो अपराधी है वो गाड़ी पलटने से जो मारे गए थे, जिसमें कहा जा रहा था कि उन्होंने पुलिस वालों पर जो है वो हमला बोला था और इसी दौरान गाड़ी अनियंत्रित होती है और वो पलटकर उनकी मौत हो जाती है। तो अतीक अहमद को फिलहाल इसी बात का डर है कि यदि यूपी पुलिस अगर उसे हो सकता है कि गाड़ी के जरिए अहमदाबाद से लेकर आती है, करीब करीब 1200-1300 किलोमीटर की यात्रा करती, इस दौरान कई एक ऐसे मौके आएंगे जब हो सकता है कि उसे प्रोवोक किया जाए, हो सकता है उसे इस तरह के चढ़ाया जाए कि वो उसे गुस्सा आ जाए, उसके बाद फिर गाड़ी पलट जाए। खैर ये हाइपोथेटिकल है, मतलब ये सिर्फ कल्पना वाली बातें हैं, ऐसा होता नहीं अमूमन। वो जाहिर सी बात है, ऐसी घटनाएं जब होती है तो फिर उसके बाद पुलिस को लेकर जो है कई बार सवाल उठ जाते हैं कि यूपी में पुलिस ने ऐसा ही किया होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं अमूमन। कुछ दुर्घटनाएं होती हैं वो हो जाती है और हमने देखा भी होगा कई बार कि अपराधी जो वो भागने की कोशिश भी करते हैं। उन्हें लगता है किसी मौके पर और किसी ऐसे पल में उन्हें लगता है कि सुरक्षा कर्मियों की नज़र उस पर नहीं है, थोड़ा सा वो चाहते हैं कि थोड़ा सा लूप होल्स कहीं पर मिले और वो भागने की कोशिश करते भी हैं। तो ऐसा हो सकता है कि गाड़ी पलटी हो, लेकिन हर बार ऐसा हो ये भी ज़रूरी नहीं है। इसलिए यूपी पुलिस कटघरे में थी, लेकिन अतीक अहमद से जुड़ा यही मामला आपको बता रहे कि वो चाह रहा है कि साबरमती जेल में जहां पर वो मौजूद है फिलहाल, वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो उमेश पाल अपहरण कांड में अपनी गवाही दे। तो ये एक मामला सामने आ रहा है। इसके अलावा देखिए, बारिश और जो किससे जुड़ी बातें, बहुत सारी जानकारी आपको देते कि बारिश और ओलावृष्टि को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक फिलहाल जो है वो मुख्य सचिव ने किया है और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है। इसके अलावा
यश राजन आप पूछ रहे हैं उसको फांसी कब होगी। तो देखिए कब होगी इसके लिए तो जाहिर सी बात है ये तो कोर्ट को तय करना है। यदि ऐसे मामले जिसमें उसने जघन्य अपराध किया हो और सीधे सीधे मतलब एक होता है रेरेस्ट ऑफ सामान्य जो एक मर्डर होता है 302 का, उसमें क्या होता है कि परिस्थितियां या तमाम तरह की चीजें होती हैं उसके तहत सुनवाई होती है। एक होता है रेरेस्ट ऑफ रेयर, यानी कि आपने जानबूझकर इंटेंशनली उसकी हत्या की होगी। एक होता है कि देखिए आपसे रंजिश में चीजें हो जाती हैं। यश पूछते हैं तुम अच्छे से एक्सप्लेन करते हो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया यश, यही तो हमें चाहिए, आप दर्शकों का प्यार ही हमें चाहिए और यही हमें खींच लाता है। हालांकि कई बार जैसा आपने कहा कि जब दर्शक हमारे साथ नहीं जुड़े होते हैं तो हमें भी थोड़ी सी कोफ्त होती है कि आखिर हम किसके लिए ये फेसबुक लाइव पे जा रहे हैं, लेकिन हम इंतजार करते हैं। कई बार लोग आते हैं, कई बार नहीं आते हैं, लेकिन ये हमारा चूंकि ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हम जुड़े रहें। खास तरीके से हमें ये निर्देश भी दिया जाता है कि देखिए टीवी पर बिल्कुल चीजें अलग हो जाती है। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ यश भाई। होता यह है कि जैसे बहुत सारे दर्शक जब जुड़ते हैं उनको कुछ सवाल पूछते हैं, तो जब हम डिबेट में कभी कई मौकों पर होते हैं और वो सवाल का जवाब अगर सरकार से हमें चाहिए होता है या सिस्टम से चाहिए होता है तो हम सीधे कई बार पूछते हैं कि हमारे दर्शक तो ये जानना चाहते हैं, इसको लेकर आपके मन में क्या है, क्योंकि कई बार आपके जरिए बहुत सारे सवाल हमारे जहन में आते हैं। अब चूंकि हम ठीक है एंकर हम हैं, ठीक है हमारे जो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हमारे पीछे खड़े होते हैं हमेशा हर वक्त के लिए, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हमारे देखने का जो एंगल होता है, हमारा जो चश्मा होता है वो थोड़ा सा कई बार होता है कि संकीर्ण हो जाए। कई बार हम उन चीज़ों को देख ना पाए जहां हमारे दर्शक पहुंच रहे हैं देखने के लिए, तो ऐसा होता है। तो इसी में कई बार दर्शक जो है हमारे जब पूछते हैं सवाल तो वो सवाल हमारे जहन में आ जाते हैं और कई बार हमने बाकायदा जब डिबेट किया है तो उनका नाम लेकर भी ये सवाल जो है वो सिस्टम से पूछा है या फिर पैनल में। जाहिर सी बात है फिलहाल अभी योगी जी की सरकार चल रही यूपी में, और तो जाहिर सी बात है वो सवाल हम बीजेपी के प्रवक्ता से लेते हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं और बाकायदा पूछते हैं। हालांकि इस बात की पूरी कोशिश हमारी रहती है कि हम आपका नाम प्रॉपर ना लें, बस हम ये बोलते हैं कि भाई कानपुर से जो लखनऊ से हमारे दर्शक हैं और पूरा नाम भी पूरी आईडी तो बताती नहीं, खैर वो अलग चीज हो जाती है, तो हम उससे वो जानना चाहते हैं और हम भी जानना चाहते हैं, तो ऐसे करके हम सवाल ले लिया करते हैं। तो ये तो उस वक्त लगता है कि हाँ जो जिस दर्शक ने जो हमसे पूछा उस चीज को हमने रखा, और कोशिश रहती है कई बार हमारी ये भी कोशिश होती है कि हमारे जो सोशल मीडिया टीम होती है उनके जरिए अगर उनके सवाल के जवाब मिल जाते हैं तो वो हम जब मैसेंजर में जो उन्होंने सवाल पूछा होता है, जैसे कि अभी आप सवाल पूछ रहे हैं या इंटरेक्ट कर रहे हैं हमारे साथ टाइप कर रहे हैं, उसके नीचे हम वो जो जवाब है वो उन तक पहुंचा देते हैं। ये कोशिश रहती है हमारी। तो प्रियांशु देवल पूछते हैं हमारे साथ क्या राहुल गांधी पीएम बनेंगे। देखिए ये एक सवाल ऐसा है जिसको लेकर आप ना हाँ कह सकते हैं ना कह सकते हैं। ये सब कुछ निर्भर करता है जनता जनार्दन के ऊपर कि राहुल पीएम बनेंगे नहीं बनेंगे। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी यदि उन आंकड़ों को पा जाती है जो चाहिए होता है, यानी कि जो संसद में जितने सांसद हमें चाहिए होते हैं, तो अगर वो आंकड़ा पा लेती या फिर घटक दलों के साथ मिलकर उतने सांसद वो ले लेती है और उसके बाद एक सहमति बन जाती है कि राहुल गांधी पीएम बने, तो जाहिर सी बात है क्यों नहीं बन सकते। ये लोकतंत्र है इसमें, क्योंकि जाहिर सी बात है लोकतंत्र में पीएम बनने के लिए जो योग्यता है आपकी ऐसी तो कुछ है नहीं कि आपको इंजीनियरिंग की डिग्री या मेडिकल की डिग्री या कोई डिग्री चाहिए। आप भारत के नागरिक हो, आप चुनाव लड़कर अगर आप चुने जाते हैं, आप सदन के सदस्य बन जाते हैं और फिर आपकी घटक यानी आपकी जो पार्टी है वो अपने संसदीय दलों की बैठक करती है, उसमें आपको अपना नेता चुन लेती है और उसके बाद फिर दूसरी पार्टियों का सहयोग भी मिल जाता है और आप उस जादुई आंकड़े को पा जाते हैं 275 के, तो फिर आप बिल्कुल सरकार बना सकते हैं, तो पीएम बन पाएंगे। इसमें प्रियांशु जी कहीं से कोई दो राय नहीं है, लेकिन कब बनेंगे कैसे बनेंगे सब तय करना है आप लोगों को, जनता को तय करना है कि आपको यूपीए की विचारधारा अच्छी लगती है या यूपीए का विजन आपको अच्छा लगता है या एनडीए का विजन अच्छा लगता है। इस लोकतंत्र में सबको हक है और आपको भी पूरा हक है कि आप किसे वोट दें। आप पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, आपको जो अच्छा लगता है आप उसको वोट दें, ये आपका कर्तव्य, आपका अधिकार है। इसलिए ये राय हम बिल्कुल नहीं बना सकते कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हाँ ये बात जरूर है कि जब हम कई बार तुलना करते हैं, तो एक तरफ राहुल गांधी को देखते हैं, एक बार पीएम मोदी को देखते हैं, तो जो मैच्योरिटी नरेंद्र मोदी में फिलहाल नजर आती है वो राहुल गांधी में थोड़ी कम आ जाती है। लेकिन ये बात भी सच है कि अनुभव के साथ साथ अनुभव जो है ना, अनुभव जब आप पे होता चला जाता है, आप किसी पद पर जब बैठते हैं, कुछ जिम्मेदारी आपको मिलती है तो और आपको डिसीजन लेना होता है तो मैच्योरिटी आ भी जाती है। जैसे कि हमने देखा एक भारत यात्रा उन्होंने की, बहुत सारे लोगों ने आलोचना की, लेकिन हम मीडिया वालों ने इस यात्रा को दिखाया। क्यों? क्योंकि वही उनका काम है। राजनीतिज्ञों का काम भी तो होता है राजनीति करना, क्यों घर में बैठकर वो जाहिर सी बात है वो दूसरे काम तो नहीं कर सकते। जैसे इस वक्त आपसे बातचीत कर रही है, हमारा काम हो गया
आप हमारे साथ इंटरेक्ट करें। आप दर्शक हैं तो दर्शक का काम देखना होता है, सुनना होता है, या फिर हमसे सवाल पूछना होता है। ठीक उसी तरीके से राहुल गांधी ने भारत यात्रा जब की तो सवाल उठा, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा, लेकिन मीडिया होने के नाते हम तमाम लोगों ने उसको कवर भी किया। तो अब देखना यही है कि कांग्रेस की विचारधारा या फिर उसकी जो घोषणा, उसके ओर से जो घोषणा पत्र जारी की जाएगी या उसके जो दावे होंगे, जो वादे होंगे, उस पर जनता कितना भरोसा करती है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि पीएम मोदी के बजाय राहुल गांधी पीएम बन जाए, तरजीह बन जाए। धर्मेंद्र सिंह वहां से जुड़ते हैं। हाय धर्मेंद्र जी, कैसे हैं आप लोग? यश राजन जी लिखते हैं कि नहीं, ये सवाल यश जी किसके लिए था और किसका जवाब आपने नहीं दिया है? क्या प्रियांशु देवल जी का ये जवाब था, उसी पर जवाब आपने दिया है? तो देखिए, अपनी अपनी विचारधारा है, क्या कीजिएगा यश भाई, क्योंकि ये लोकतंत्र है, बहुत सारी पार्टियां हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ बीजेपी को ही सत्ता में रहने का अधिकार है, नहीं, जैसे बाकी पार्टियों का अधिकार है। जैसे एक आप देखिए कि आप क्रिकेट टीम का ले लीजिए, कई सारे खिलाड़ी होते हैं उसमें। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक खिलाड़ी को, नहीं विराट कोहली को सेंचुरी बनाना है, नहीं विराट कोहली ही खेलेगा, ऐसा तो होता नहीं है। तमाम लोग खेलते हैं और जो खेल लेता है वो उस दिन मैन ऑफ द मैच हो जाता है। ठीक इसी तरीके से भारतीय लोकतंत्र में भी होता है, चुनावी राजनीति में होता है। आपको चुनाव लड़ना है, आपको जनता के बीच जाना है, आपको एक रणनीति के साथ आगे बढ़ना होता है, और उसी रणनीति के तहत फिलहाल कांग्रेस अभी कोशिश कर रही है। हालांकि इन सबके बीच में ये बात भी सच है कि तीसरे मोर्चे को लेकर भी लगातार कवायदें चल रही है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव बीते दिनों कोलकाता गए थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ही कोलकाता में 11 साल बाद ये बैठक थी, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव चाहते हैं कि हम यूपीए से दूर, एनडीए से दूर एक तीसरा मोर्चा, जो समाजवादी विचारधारा वाला मोर्चा होगा, उसको लेकर हम आगे बढ़ें। तो ये कोशिशें लगातार चल रही होती हैं। तो चलिए, बातचीत के सिलसिले को फिलहाल हम रोकते हैं, और आप लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि आप लोग लगातार इसी तरीके से जुड़ते चले जाएं, सवाल आप पूछते चले जाएं, हम उन सवालों का जवाब देते चले जाएं। ये सिलसिला नहीं रुकना चाहिए, और जो बातचीत हमारे बीच होती है, इसको आप कई बार बहुत सारे आपके मित्र होंगे जिन्हें ये सुनना होगा कि भाई अपडेट क्या है अभी तक का, क्योंकि हर वक्त तो आप टीवी खोल नहीं सकते, तो इसे टाइमलाइन पर जरूर शेयर किया कीजिएगा। और हम हर एक खबरों से जुड़े अपडेट आपको लगातार आपके मोबाइल पर बैठे बैठे देते रहेंगे। और आपने जो इंटरेक्शन किया बहुत अच्छा लगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरें, आपके जो सवाल होंगे वो हम सिस्टम तक पहुँचाएँ, सरकार तक पहुँचाएँ। और एक बात ये भी कि अगर आपके इलाके में किसी भी तरह की समस्या है तो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके उस क्षेत्र में उस समस्या को कवर करने के लिए हमारे रिपोर्टर्स को हम अलॉट कर देंगे, और फिर वहां पे जाके जो तमाम चीज़ें उसको कवर करेगा हमारा रिपोर्टर, और फिर उसको हम खबर के तौर पर दिखाएंगे भी। तो ये भी हम करते हैं। ये भी इंटरेक्शन के दौरान कई जगह से ये बातें आती हैं कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है, हमारे यहाँ कुछ वैसा हो रहा है, तो हम उस क्षेत्र में जो हमारा रिपोर्टर होता है, जो हमारा संवाददाता होता है, उसको भेजते हैं, और फिर आगे भी चीज़ें होती हैं। तो कई बार देखा हमने, उसका असर भी होता है खबर का। वहाँ के डीएम उस खबर को देखते हैं, संज्ञान में लेते हैं, और फिर चीज़ें दुरुस्त हो जाती हैं। तो यही है हमारी कोशिश। तो ये भाई, हमारे पास भी कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि हमने खबर दिखाई और उसका असर हो गया। कई बार होता है, कई बार नहीं होता है, लेकिन जब नहीं भी होता है तब भी हम खबरों को ऐसा तो नहीं कि छोड़ देते दिखाना, तब भी हम खबर को दिखाते हैं, तब भी चैनल चलते रहता है, तब भी हम बुलेटिन्स पढ़ते रहते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सचिन या विराट कोहली या फिर कोई भी खिलाड़ी हर मैच में सेंचुरी मारे और हर बॉल पर छक्का मारे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब कमज़ोर गेंद पड़ जाती है तो छक्का लग जाता है, जब मौका ऐसा आता है तो सेंचुरी भी लग जाती है। तो यही हमारी कोशिश है। आप लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा। ये सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। टाइमलाइन पर अपने ज़रूर शेयर कीजिएगा, दोस्तों को भी कहिएगा कि इस तरीके से प्राइम न्यूज़ सीधा सीधा दर्शकों से बातचीत करता है, दर्शकों के साथ इंटरेक्ट करना चाहता है, दर्शकों के साथ जुड़ना चाहता है, उनको समझना चाहता है, जानना चाहता है कि उनके दर्शक देखना क्या चाहते हैं। फिलहाल सबको नमस्कार। अब मेरे बुलेटिन का वक्त हो चला है, तो उस पर भी जुड़िएगा। नमस्कार।